हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 9 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए ये वीडियो दोस्तों आपको बीपीएससी 3.0 दोस्तों बिहार दरोगा के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा दोस्तों। इसलिए खंड 1 के तहत दोस्तों हम लोग प्राचीन भारत का 8वां चैप्टर करने जा रहे हैं दोस्तों। जो भाई बहन पीछे वाला चैप्टर नहीं देखे होंगे उसको देखिए जाके, पहले 1 से लेकर 7 तक चैप्टर को दोस्तों। उसके बाद आपका 2 चैप्टर और बचा है, उसका पूरा प्राचीन कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। और इस बुक को बार बार रिविजन करते रहिए, इससे बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन देखने को बहुत कम ही मिलेगा दोस्तों, नहीं के बराबर मिलेगा। इसलिए इसको आप देखते रहिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए मौर्य काल दोस्तों, मौर्य काल में 2 देशी शासक हुए और विदेशी शासक हुए दोस्तों। पहले शुंग वंश हुए, फिर कन्नब वंश, फिर सातवाहन वंश दोस्तों, फिर चेदी वंश और महावेग वंश दोस्तों। ये सब देशी शासक हुए दोस्तों। अब विदेशी शासक देखिए, इंडो ग्रीक शक हुए और पार्थियन हुए, कुषाण वंश हुए दोस्तों। ये सब विदेशी हुए। शुंग वंश पहले से देशी शासक को देखते हैं। शुंग वंश के संस्थापक हो गए पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की दोस्तों। और फिर देखिए बाणभट्ट ने हर्षचरित में पुष्यमित्र को अनार्य कहा दोस्तों। बाणभट्ट में हर्षचरित को पुष्यमित्र ने क्या कहा दोस्तों? अनार्य कहा था दोस्तों। पुष्यमित्र कट्टर ब्राह्मणवादी थे दोस्तों। क्या थे? ब्राह्मणवादी थे। शुंग वंश के इतिहास के बारे में जानकारी साहित्य में पुरातात्विक दोनों साक्ष्य से प्राप्त है दोस्तों। शुंग वंश का जो है ना इतिहास, साहित्यिक भी और पुरातात्विक भी साक्ष्य उपलब्ध है दोस्तों। साहित्यिक स्रोत में देखिए पुराण में दोस्तों वायु और मत्स्य पर, इससे पता चलता है कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था दोस्तों। हर्षचरित इसकी रचना बाणभट्ट ने की दोस्तों, जो भी आई है। इसमें अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की चर्चा है। इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य नरेश बृहदत्त की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। और पतंजलि देखिए, पतंजलि का महाभाष्य पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे। और इस ग्रंथ में यमनों के आक्रमण की चर्चा है दोस्तों। और गार्गी संहिता देखिए, इसमें यमन आक्रमण का उल्लेख है। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है दोस्तों। मालविकानी मित्रम देखिए दोस्तों, यह कालिदास का नाटक है जिससे शुंगकालीन राजनीतिक गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त होता है। दिव्यादानम देखिए, इसमें पुष्यमित्र शुंग को अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़ने वाला बताया गया पुष्यमित्र शुंग को दोस्तों। पुरातात्विक स्रोत देखिए, अयोध्या अभिलेख, इस अभिलेख को धनदेव ने लिखवाया था दोस्तों। अयोध्या अभिलेख को किसने लिखवाया था? धनदेव ने दोस्तों। इसमें पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराए गए 2 अश्वमेध यज्ञ की भी चर्चा की गई है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। देखिए बेसनगर का अभिलेख दोस्तों। बेसनगर का अभिलेख जो है यमन राजदूत हेलियोडोरस का था दोस्तों। किसका था? यमन राजदूत हेलियोडोरस का था। गरुड़ स्तंभ का पर के ऊपर खुदा है। इससे भगवान धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखिए भरहुत का लेख दोस्तों। इससे शुंग काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, उपर्युक्त साक्ष्यों के अतिरिक्त सांची, बेसनगर और बोधगया आदि स्थानों से प्राप्त स्तूप एवं स्मारक शुंगकालीन कला एवं स्थापत्य की विशिष्टता का ज्ञान कराते हैं। शुंग काल की कुछ मुद्राएं देखिए, कौशाम्बी, अहिच्छित्र, अयोध्या और मथुरा से प्राप्त हुई है दोस्तों, जिससे तत्कालीन ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। देखिए पुष्यमित्र शुंग देखिए, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहले पुष्यमित्र मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त का सेनापति था। और दिव्यादान से पता चलता है कि वह पुष्य धर्म का पुत्र था दोस्तों। पुष्य धर्म का पुत्र था। धनदेव के अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। पतंजलि उसके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे। पतंजलि तो अश्वमेध यज्ञ के कौन थे? पुरोहित थे दोस्तों, पंडित जी थे। और पतंजलि पुष्यमित्र के राजपुरोहित भी थे दोस्तों। पुष्यमित्र के राजपुरोहित कौन थे? पतंजलि दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पुष्यमित्र बौद्ध धर्म का उत्पीड़क था दोस्तों। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार पुष्यमित्र जो था बौद्ध धर्म का उत्पीड़क था। पुष्यमित्र ने बौद्ध विहारों को नष्ट किया था। बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की थी। देखिए नेक्स्ट, संभवतः पुष्यमित्र बौद्ध विरोधी था, लेकिन भरहुत स्तूप बनाने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को जाता है। भरहुत स्तूप बनाने का श्रेय किसे जाता है? पुष्यमित्र शुंग को दिया जाता है दोस्तों। विजय अभियान देखिए। नेक्स्ट, पुष्यमित्र के शासन काल में कई विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था दोस्तों। पुष्यमित्र के राजा बन जाने पर मगध साम्राज्य को बहुत बल मिला। पुष्यमित्र
के राजा बन जाने से मगध साम्राज्य को बहुत बल मिला था। जो राज्य मगध के अधीनता त्याग चुके थे, पुष्यमित्र ने उन्हें फिर अपने अधीन कर लिया था दोस्तों। अब पुष्यमित्र ने अपने विजय अभियानों की सीमा का विस्तार भी किया। देखिए विदर्भ यानी बरार, बरार की विजय दोस्तों। विदर्भ का शासक यज्ञसेन था दोस्तों। कौन था विदर्भ का शासक? यज्ञसेन था दोस्तों। वह मौर्य की तरफ से विदर्भ के शासक पद पर नियुक्त हुआ था, परंतु मगध साम्राज्य की दुर्बलता का लाभ उठाकर उसने स्वयं को विदर्भ का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया दोस्तों। यज्ञसेन को शुंगों का स्वाभाविक शत्रु यज्ञसेन को शुंगों का स्वाभाविक शत्रु बताया गया है। पुष्यमित्र के आदेश से अग्निमित्र ने उस पर आक्रमण किया और उसे परास्त कर विदर्भ को फिर से मगध समाज में अधीन कर लिया दोस्तों। चलिए देखिए कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविका मित्रम यज्ञसेन की चचेरी बहन मालविका और अग्निमित्र की प्रेम की कथा के साथ साथ विदर्भ विजय का वृत्तांत में उल्लेखित है दोस्तों। खारवेल का युद्ध देखिए दोस्तों। खारवेल का युद्ध हुआ था मौर्य वंश के अंतिम दिनों में। कलिंग देश वर्तमान उड़ीसा में अभी है दोस्तों, स्वतंत्र हो गया था दोस्तों। चलिए कलिंग का राजा खारवेल था। खारवेल मगध पर आक्रमण कर पुष्यमित्र को पराजित किया था। हाथी उपाभिलेख से ज्ञात होता है दोस्तों। यमन आक्रमण देखिए, पुष्यमित्र के समय यमन आक्रमण हुआ था। इसका वर्णन मालविका मित्र में मिलता है दोस्तों। डेमेट्रियस प्रथम से दमित्र भी कहते हैं नामक यमन राजा पुष्यमित्र का समकालीन था। गौरगी संहिता के अनुसार युग पुराण में विवरण मिलता है कि यमन और साकेत और मथुरा पर अधिकार करने के बाद पाटलिपुत्र पहुंच गए थे। पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी देखिए दोस्तों। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र समाज का उत्तराधिकारी बना दोस्तों। पुष्यमित्र के राजत्व काल में ही अग्निमित्र विदिशा का गोप्ता यानी उपराजा बनाया गया। कालिदास द्वारा रचित मालविका मित्रम नाटक में अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। अग्निमित्र के बाद पुराणों में क्रमशः वसुमित्र और आंध्रक, पुलिंदक, घोष, वज्रमित्र और भागवत और देवभूति नामक राजाओं का वर्णन मिलता है दोस्तों। भागवत यानी भागभद्र ने भागवत धर्म ग्रहण किया दोस्तों। देवभूति देखिए दोस्तों। देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था। इसके मंत्री वासुदेव ने इसकी हत्या कर नए वंश कन्ना वंश की स्थापना कर दी दोस्तों। देखिए शुंगकालीन कला दोस्तों। विदिशा का गुरूर स्तंभ शुंगकालीन कला है दोस्तों। अजंता, फिर भाजा का चैत्य और बिहार मंदिर दोस्तों शुंगकालीन कला है। अजंता का नौमा चैत्य मंदिर दोस्तों ये भी है। नासिक का कार्ले चैत्य मंदिर दोस्तों। पांचवा देखिए मथुरा के अनेक यक्षिणियों की मूर्तियां हैं दोस्तों। देखिए शुंग काल के विषय धार्मिक जीवन की अपेक्षा लौकिक जीवन शुंग कला के विषय में धार्मिक जीवन की अपेक्षा लौकिक जीवन से अधिक संबंधित था दोस्तों। चलिए नोट, शुंग काल में विदिशा का राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व सर्वाधिक हो गया था। शुंग काल में ही संस्कृत भाषा और हिंदू धर्म का प्रोत्थान हुआ। इसके उत्थान में महर्षि पतंजलि का विशेष योगदान था। इसी युग को मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना हुई दोस्तों। इसी युग में मनुस्मृति की वर्तमान स्वरूप की रचना हुई। इसी काल में ही भागवत धर्म का उदय एवं विकास हुआ तथा वासुदेव विष्णु की उपासना प्रारंभ हुई दोस्तों। मौर्य काल में स्तूप कच्ची ईंटों मिट्टी की सहायता से बनते थे, परंतु शुंग काल में उनके निर्माण पाषाण का प्रयोग किया गया। शुंग राजाओं का काल वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण काल माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखिए। देखिए कन्ना वंश देखिए 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व दोस्तों। संस्थापक वासुदेव है दोस्तों।
शुंग वंश के अंतिम सम्राट देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कन्ना वंश की नींव रखी। इसकी जानकारी हर्षचरित्र से प्राप्त होती है दोस्तों। वासुदेव ब्राह्मण वंश का था दोस्तों। वैदिक धर्म एवं सांस्कृतिक संरक्षण की जो परंपरा शुंगों ने प्रारंभ की थी उसे कन्ना वंश ने जारी रखा दोस्तों। इसमें 4 शासक हुए केवल। पहला है वासुदेव दोस्तों, फिर दूसरा है भूमिमित्र, चौथा नारायण है दोस्तों, 5वां सुशर्मा है दोस्तों। देखिए अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या 30वीं ईसा पूर्व में सिमुक ने कर दी थी दोस्तों। और एक नवीन ब्राह्मण वंश आंध्र सातवाहन की नींव डाली गई। आंध्र सातवाहन वंश देखिए 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी दोस्तों। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था दोस्तों। सातवाहन वंश का शासन क्षेत्र महाराष्ट्र, आंध्र और कर्नाटक था। पुराणों में उन्हें आंध्र भृत्य कहा गया दोस्तों। अभिलेखों में सातवाहन कहा जाता है। देखिए सातवाहन वंश का राजधानी प्रतिष्ठान यानी पैठान थी। इसकी राजकीय भाषा प्राकृतिक और लिपि मराठी थी दोस्तों। इस वंश की जानकारी हमें अभिलेख, सिक्के और स्मारक तीनों से प्राप्त होते हैं जो निम्नवत है दोस्तों। चलिए देखते हैं। रानी नागनिका का नाना घाट अभिलेख दोस्तों पुणे महाराष्ट्र मिला है। गौतमी पुत्र सतकर्णी के नासिक से प्राप्त 2 गुआलेख मिले हैं। गौतमी बालसरी का नासिक गुआलेख है दोस्तों। फिर वशिष्ठ पुत्र पुलमावी का नासिक गुआलेख दोस्तों। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी का कार्ले गुआलेख। यज्ञ श्री सतकर्णी का नासिक गुआलेख दोस्तों। चलिए सातवाहन वंश के किसी न किसी रूप से लगभग 3 शताब्दियों तक बना रहा, जो प्राचीन भारत में किसी वंश का सर्वाधिक कार्यकाल है दोस्तों। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक देखिए सातकर्णी प्रथम, यह सातवाहन वंश का पहला यशस्वी शासक था। उसकी उपलब्धियों की जानकारी रानी नागनिका यानी नायिका के नाना घाट अभिलेख से मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए सतकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया था। सतकर्णी प्रथम दक्षिणापथिपति तथा अप्रतिहत चक्र की उपाधियां धारण की थी। सतकर्णी प्रथम मालवा शैली से गोल मुद्राएं तथा अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं उत्कीर्ण करवाए। उसके सिक्के पर श्री 7 सतकर्णी का सूचक का उल्लेख मिलता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हाल देखिए दोस्तों। सॉरी हाल सातवाहन वंश ने महानतम शासक था। वह एक बड़ा कवि तथा कवियों में एवं विद्वानों के आश्रयदाता था दोस्तों। हाल ने गाथा सप्तश्री नामक एक मुक्त काव्य की रचना की थी। इसकी भाषा प्राकृतिक है दोस्तों। इसकी राजभाषा में बृहत कथा 85 प्राकृतिक भाषा में रचित है दोस्तों। देखिए रचयिता गुणार्थ तथा कांत्रक नामक संस्कृत व्याकरण के लेखक सर्ववर्मा निवास करते थे दोस्तों। गौतमी पुत्र सतकर्णी 106 से 130 ईसा पूर्व दोस्तों। गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। उसकी विजय की जानकारी उसकी माता गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख से प्राप्त होता है। इस अभिलेख में उसे अद्वितीय एक ब्राह्मण कहा गया। इस अभिलेख के अनुसार उसके घोड़े ने 3 समुद्रों का पानी पिया था दोस्तों। उसके घोड़े ने 3 समुद्रों का पानी पिया था। गौतमी सतकर्णी ने बेनकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। कौन सी स्वामी दोस्तों? बेनकटक स्वामी की उपाधि किसने धारण की? तो गौतमी सतकर्णी दोस्तों। वेनकटक नगर की स्थापना, इसके अलावा उसके राजा राज अभिंध्यन नरेश की भी उपाधि धारण की दोस्तों। उसने बौद्ध संघ को अजकाल किए तथा कार्ले की भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान में दिए थे दोस्तों। उसका साम्राज्य समतल उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला था। नासिक यानी जोंगल थम्बी चांदी के लगभग 8000 सिक्के प्राप्त हुए, जिसमें एक तरफ नहपान और दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सतकर्णी का नाम है। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया था। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी 130 से 154 ईस्वी दोस्तों। गौतमीपुत्र सतकर्णी के बाद उसका पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलमावी शासक बना। आंध्र प्रदेश के विजय के पश्चात प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया दोस्तों। आंध्र प्रदेश के विजय के बाद उसे क्या कहा? प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया। पुलमावी ने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठन प्रतिष्ठान बनाए दोस्तों। पुलमावी को
पुलमावी को दक्षिणा पथेश्वर भी कहा गया है। पुराणों में इसका नाम पुलोमा मिलता है। पुलुमावी की उपलब्धियों का वर्णन कन्हेरी अभिलेख यानी महाराष्ट्र से मिलता है, जिसमें वह दावा करता है कि इसने उसने शक शासक रुद्रदामन को पराजित कर उसकी पुत्री से विवाह किया दोस्तों। रुद्रदामन अपने गिरनार अभिलेख यानी जूनागढ़ अभिलेख में पुलमावी को 2 बार पराजित करने का दावा करता है दोस्तों। पुलमावी के बाद शिव श्री सतकर्णी 154 से 165 ईस्वी तक शिव स्कंद सतकर्णी 165 से 174 ईस्वी राजा हुए दोस्तों। यज्ञ श्री सतकर्णी 174 से 203 ईस्वी। देखिए, यज्ञ श्री सतकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। उसने शकों को भी क्षेत्र पुनः अधिकार कर लिया दोस्तों। चलिए देखते हैं। यज्ञ श्री सतकर्णी व्यापार एवं जल यात्रा की प्रेमी था। उसके सिक्कों पर जहाजों के चित्र बने हुए हैं जो जल यात्रा और व्यापार के प्रति प्रेम घोतक है दोस्तों। उसके सिक्कों में सिक्के आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश एवं गुजरात से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। यक्षश्री की मृत्यु के बाद सातवाहनों की साम्राज्य विभाजित हो गया और जिसके मुख्य कारण विद्रोह और केंद्रीय शासन की दुर्बलता था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं सातवाहनी कालीन संस्कृतियां दोस्तों। देखिए, सातवाहन युग दक्कन की भौतिक संस्कृति के स्थानीय उपादान और उत्तर के विशिष्ट दोनों का मिश्रण है दोस्तों। विशिष्ट का दोनों का मिश्रण है। प्रशासनिक व्यवस्था से देखते हैं सातवाहन काल में सामांतिक लक्षण का आभास सर्वप्रथम सातवाहन काल में ही मिलता है। इस काल में सामंतों को 3 श्रेणियां राजा, द्वितीय में महाभोज, तृतीय सेनापति दोस्तों। जिला को आहार कहा जाता था सातवाहन काल में दोस्तों। सातवाहन शासन में अधिकारी को अमात्य और महामात्य कहा जाता था। ग्रामीण क्षेत्र प्रशासक को गोलमिक कहा जाता था। ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासक को क्या कहा जाता था? गोलमिक दोस्तों। गोलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था जिसमें 9 रथ और 9 हाथी और 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे दोस्तों। आर्थिक व्यवस्था एवं मुद्राएं देखिए दोस्तों। इस काल की कृषि की उन्नत के साथ व्यापार वाणिज्य की भी प्रगति हुई। राजा कृषकों की उपज का 6ठा भाग 1/6 कर के रूप में वसूलता था दोस्तों। मिलिंद पनों एवं महावस्तु से व्यवसायों एवं शिल्पियों की विभिन्न श्रेणियों का पता चलता है जिसके प्रधान श्रेष्ठीन कहा जाता था दोस्तों। इस काल में आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही व्यापार होते थे। पश्चिमी देशों के साथ श्रीलंका, जावा और सुमात्रा आदि के साथ जल मार्ग का भी व्यापार होता था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, सातवाहन काल में व्यापार व्यवसाय में चांदी तांबे के सिक्के का प्रयोग होता था जिसे कसारपन कहा जाता था दोस्तों। सातवाहनों ने सर्वप्रथम शीशे की मुद्रा चलाई थी दोस्तों। सर्वप्रथम शीशे की मुद्रा किसने चलाई? तो सातवाहनों ने दोस्तों। सोने की मुद्रा को सुवर्ण कहा गया। अब 35 चांदी के कसारपन के बराबर होते थे। सामाजिक संगठन देखिए दोस्तों। सातवाहन दक्कन के कबीलाई लोग थे लेकिन वे ब्राह्मण बना दिए गए थे। गौतमीपुत्र सतकर्णी चतुर्वर्ण व्यवस्था यानी 4 वर्णों वाली इस व्यवस्था को फिर से स्थापित किया। वर्ण संकर व्यवस्था जिसे वर्णों और जातियों का सम्मिश्रण को रोका दोस्तों। इस काल में महिलाओं की दशा अच्छी थी। महिलाएं शिक्षित थी और पर्दा प्रथा नहीं थी। स्त्रियों भी संपत्ति में भागीदारी होती थी दोस्तों। संपत्ति में भागीदार होती थी। यद्यपि सातवाहन राजाओं के नाम मातृ प्रधान है किंतु सारतः सातवाहन राजकुल पितृत्वात्मक था दोस्तों, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। समाज में अंतरजातीय विवाह होते थे। राज परिवार की महिलाएं बौद्ध धर्म का प्रश्रय देती थी जबकि पुरुष वैदिक धर्म को मानते थे। सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम दान देने की प्रथा प्रारंभ की थी दोस्तों। सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम दान देने की प्रथा प्रारंभ की थी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। धार्मिक व्यवस्था।
सातवां शासक राज्य में निवास करने वाले सभी नागरिकों के लिए धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुशीलन किया दोस्तों। हाँ, गाथा सप्तशती के प्रारंभ में ही शिव की पूजा की गई तथा इंद्र और कृष्ण और पशुपति और गौरी की भी पूजा पूजा का भी इसमें उल्लेख मिलता है। सातवाहन काल में राजा स्वयं स्वयं के साथ देवताओं के तदात्म स्थापित करने लगे, जैसे गौतमीपुत्र सतकर्णी ने स्वयं को कृष्ण और बलराम और संकर्षण का रूप स्वीकार किया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी को नासिक परिस्थिति में अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया दोस्तों। कला और भाषा देखिए, सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृतिक और लिपि ब्रह्मी थी दोस्तों। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कला कार्ले और चैत्य एवं अमरावती स्तूप का कला का विकास हुआ दोस्तों। चेदी वंश महामेघवाहन वंश दोस्तों। देखिए दोस्तों, कलिंग के चेदी वंश संबंधी जानकारी का मुख्य स्रोत खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख बने 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व में है। इस अभिलेख से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इस वंश का स्थापना महामेघवाहन नामक व्यक्ति ने की थी। खारवेल इस वंश का महानतम शासक था। जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की मूर्ति मगध से लाने में सफल हुई, जिसकी 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध का शासक महापद्म नंद कलिंग से ले गया था दोस्तों। चलिए देखिए, हाथी गुफा अभिलेख में जैन लोगों को ग्राम दान देने का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में दक्षिण के 3 राज्य चोल, चेर और पांड्य को उसके द्वारा विभाजित किए जाने का उल्लेख भी है दोस्तों। खारवेल में ने अनेक गुहा विहार बनवाया। साक्ष्यों से पता चलता है कि उदयगिरी की 19 तथा खंडगिरी के 16 गुहा विहारों का निर्माण हुआ था। महाविजय प्रासाद किसी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया भव्य भवन था दोस्तों। विदिशा शासक देखिए दोस्तों, इंडो ग्रीक यानी हिंद वन, अब यहाँ विदेशी शासक आ गए दोस्तों। मन्वोत्तर काल में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर लगातार हमले हुए और पहला आक्रमण हिंद यूनानी और बैक्टीरिया यूनानी के द्वारा किया गया था। इंडो ग्रीक की भारत विजय का इतिहास यूथिडेमस की शक्तिशाली पुत्र डेमेशियस प्रथम के समय में ही प्रारंभ हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, प्रमुख शासक था दोस्तों डेमेट्रियस प्रथम। भारत की सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाला श्रेय डेमेट्रियस प्रथम को जाता है दोस्तों। लेकिन उसने 183 ईसा पूर्व में लगभग पंजाब के कुछ भाग को जीतकर साकल यानी आधुनिक सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों। ड्रेमेटियस ने भारतीय राजा की उपाधि धारण की और यूनानी और ख्रोष्टी दोनों लिपियों को वाले सिक्के चलाए। ड्रेमेटियस के बाद यूके ट्राइड्स ने भारत पर कुछ हिस्सों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों। बैक्टीरिया ने यमनों का अंतिम शासक हेक्लियोक्लीज था, जो 125 ईसा पूर्व के लगभग बैक्टीरिया से यमन शासन समाप्त हो गया और वहां शकों का राज स्थापित हो गया। मिनांडर देखिए 165 से 145 ईसा पूर्व दोस्तों। मिनांडर सबसे प्रसिद्ध हिंद यूनानी शासक था। यह हुआ संभवतः ड्रेमेटियस कुल का था दोस्तों। मिनांडर बौद्ध साहित्य मिलिंद कहा गया है दोस्तों। वह बौद्ध अनुयायी था। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं मिनांडर के बीच वाद विवाद यानी वार्ता का उल्लेख भी मिलता है। उसकी राजधानी साकल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था दोस्तों। मिनांडर के सिक्कों पर धर्म चक्र अंकित मिलता है। वह पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के चलवाया और चांदी के सिक्के के लिए द्रम शब्द यूनानी भाषा में ही से लिया गया है दोस्तों। यूक्रेटाइड्स वंश के सबसे प्रतापी शासक एंतियालकिड्स ने हेलियोडोरस को शुंग शासक भागभद्र के दरबार में भेजा था, जिसने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी दोस्तों। हर्मियस यूकेट्राइड्स वंश का अंतिम शासक देखिए, उसकी मृत्यु के साथ ही पश्चिमोत्तर भारत में यमनों का लगभग 200 वर्षों का शासन समाप्त हो गया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
उस समय का मैप है दोस्तों ये। यूनानियों की देन देखिए दोस्तों, इंडिया में जो यूनानियों की देन है, राजतत्व का दैवीय सिद्धांत दोस्तों, सांचों से सिक्का निर्माण की विधि, मुद्राओं पर राजा का नाम, चित्र और तिथि और अंकित करने की प्रचलन दोस्तों, ये सब यूनानियों की देन है दोस्तों। कला, गणना, संवत का प्रयोग, सप्ताह के 7 दिन, 12 राशियां, कैलेंडर, वर्ष, सब यूनानी की देन है दोस्तों। भारत में ज्योतिष कला का विकास दोस्तों यूनानियों की देन है। और देखिए भारत में एक नवीन शैली हेलोनेस्टिक कला का विकास, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का भी शुभारंभ दोस्तों किसका देन है? यूनानियों का देन है दोस्तों। चलिए हम लोग अब शक के ऊपर चलते हैं दोस्तों, शक के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। शक मूलतः सीरिया के उत्तर में निवास करने वाले शक बोलन दर्रे से भारत आए दोस्तों, बोलन या बेलन दोस्तों। भारतीय स्रोत में शकों को सीथियन कहा गया है दोस्तों। शक 5 शाखाओं में विभक्त है दोस्तों। पहले देखिए अफगानिस्तान में, फिर पंजाब में राजधानी तक्षशिला था, और फिर मथुरा दोस्तों, फिर आपका पश्चिमी भारत में, फिर ऊपरी ढक्कन में दोस्तों। देखिए 8वां देखिए पॉइंट, पश्चिमी क्षत्रपों में छह रात वंश यानी नासिक का नहपान और कार्दमक वंश उज्जैन का रुद्रदामन सबसे प्रसिद्ध शासक था दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं प्रमुख शासक शक का कौन था दोस्तों? मोगा माउस था, जिसे मोगा बोला जाता था दोस्तों। तक्षशिला के शासकों को मोगा यानी माउस प्रमुख था। उसने प्रथम शक शासक माना गया दोस्तों। उसके अनेक सिक्के प्राप्त हुए। नहपान देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र के शक शासकों में छह रात वंश का नहपान सबसे प्रसिद्ध था दोस्तों। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी से वह पराजित हुआ था दोस्तों। नहपान के सिक्कों पर उसके लिए राजा यानी संबोधन हुआ है। उसके सिक्के अजमेर के नासिक तक मिलते हैं दोस्तों। रुद्रदामन प्रथम देखिए, भारत में शकों द्वारा सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईस्वी तक हुआ दोस्तों। उसके राज्याधिकार में सिंध और कोंकण और नर्मदा घाटी और मालवा, काठियावाड़ और गुजरात का एक बड़ा भाग था दोस्तों। देखिए रुद्रदामन ने सुदर्शन झील गुजरात का जीर्णोद्धार किया। इस झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। उसके समय सौराष्ट्र प्रांत का शासक सुविशाख था दोस्तों। कौन था? सुविशाख दोस्तों। नेक्स्ट देखिए रुद्रदामन संस्कृत का सबसे प्रेमी था दोस्तों, बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख की जारी किया दोस्तों। इस वंश का अंतिम शासक रुद्रदामन तृतीय था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य जिसे बोलते हैं, उसे पराजित कर पश्चिमी क्षत्रपों की राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया दोस्तों। हम लोग देखते हैं पल्लव वंश या पार्थियन साम्राज्य दोस्तों। पार्थियन लोगों का मूल निवास स्थान ईरान था दोस्तों। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियन लोगों का आधिपत्य हुआ था दोस्तों। भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथिरेट्स प्रथम 171 से 130 ईसा पूर्व था दोस्तों। पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गोंडो फर्नांडीज था दोस्तों। पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? गोंडो फर्नांडीज ने दोस्तों 20 से 41 ईसा पूर्व तक था दोस्तों। खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण तख्ते बही अभिलेख में उसे गुदुबर कहा गया दोस्तों। फारसी में उसका नाम बिंद फर्न है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है यश विजयी। इस साम्राज्य का अंत कुषाणों के द्वारा किया गया दोस्तों। कुषाण वंश देखिए, कुषाणों ने पार्थियन शासक का अंत कर स्वयं की सत्ता स्थापित की और इसे यूची यानी यूची या तोचेरियन यानी तोखरी भी कहा गया दोस्तों। उनका मूल निवास स्थान चीन की सीमा पर स्थित चीनी तुर्किस्तान था दोस्तों। प्रमुख शासक देखिए कजूर कनफ्यूशियस दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 15 ईस्वी से 65 ईस्वी दोस्तों। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजूर कनफ्यूशियस ने की थी दोस्तों। उसने रोमन सिक्के की नकल करके तांबे का सिक्का चलवाया था दोस्तों। देखिए बिम कनफ्यूशियस दोस्तों 65 ईस्वी से 78 ईस्वी दोस्तों। बिम कनफ्यूशियस
भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक शासक था। वास्तविक शासक कौन था? भीम कनफ्यूशियस दोस्तों माना जाता है। उसने सिंधु नदी पार कर तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया। उसने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए दोस्तों, और उसके सिक्कों पर एक और यूनानी लिपि और दूसरी ओर खरोष्ठी लिपि उत्कीर्ण हुआ था। सैव मतायूनी था। उसने महेश्वर महेश्वर की उपाधि धारण की दोस्तों। उसने कुछ सिक्के पर शिव और नंदी और त्रिशूल की भी आकृतियां मिलती है। उसने अपने शासनकाल में अनेक उपाधियां जैसे महाराजा, राजाधिराज, महेश्वर, सर्वलोकेश्वर की आदि ग्रहण की थी दोस्तों। चलिए कनिष्क के शासनकाल देखते हैं। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था दोस्तों। उसने 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया। इसके उपलक्ष्य में शक संवत का चलाया दोस्तों। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यह चैत्र यानी 22 मार्च यानी 21 मार्च से प्रारंभ होता है। रोमन सम्राट की भांति कनिष्क ने केसर इन सीजर की उपाधि धारण की तथा शकों की भांति क्षत्रप शासन व्यवस्था लागू की दोस्तों। कनिष्क का प्रथम राजधानी पेशावर यानी फिरोजपुर था। दूसरी राजधानी उसका मथुरा था दोस्तों। कनिष्क ने कश्मीर जीतकर कनिष्पुर की नगर बसाया था दोस्तों। कनिष्क बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण एवं संरक्षण किया दोस्तों। बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण एवं संरक्षण किया। उसने उसके समय में कश्मीर के कुंडलवन वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगीति का भी आयोजन हुआ। मौर्य वंशीय सम्राट अशोक के बाद कनिष्क ही बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक था दोस्तों। कनिष्क ने अपने बौद्ध विहार यानी चैत्य और स्तूपों का भी निर्माण करवाया। अब फिरोजपुर यानी पेशावर स्तूप उसके समय का प्रसिद्ध स्तूप था दोस्तों। इसके दरबार में पार्श्व और अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन जैसे विद्वान और चरक जैसे चिकित्सक विद्वान थे। कनिष्क कला एवं संस्कृति का महान संरक्षक था। कनिष्क कला एवं संस्कृति का महान संरक्षक था। उसके समय में मूर्ति कला गंधार मथुरा शैली का जन्म हुआ दोस्तों। उसके समय में क्या हुआ? मूर्ति कला की गंधार मथुरा शैली का जन्म हुआ। कनिष्क चीन से रोम को जाने वाले सिल्क मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष, बुद्ध का मिच्छा पात्र और एक अनोखा कुक्कुट प्राप्त किया दोस्तों। महास्थान यानी बोगर में पाए जाने वाली सोने की मुद्रे पर कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति अंकित है दोस्तों। मथुरा में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली जिसमें उन्हें घुटने तक चोगा और पैरों में भारी जूते पहने दिखाया गया दोस्तों। कनिष्क चीन के शासक पान चाओ से युद्ध हुआ था, जिसमें पहले कनिष्क की पराजय हुई, फिर बाद में विजय हुई दोस्तों। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है दोस्तों। कनिष्क द्वारा जारी किए गए तांबे के सिक्के पर उसने बलि वेदी और बलि देते हुए दिखाया गया दोस्तों। बलि वेदी और यानी बलि देते हुए दिखाया गया। हुविस्क देखिए दोस्तों। हुविस्क जो था तो वासिक्स का उत्तराधिकारी था। उसने कश्मीर में हुविस्कपुर यानी हुस्कपुर नामक नगर की स्थापना करवाई, जिसका उल्लेख कल्हन की राजतंगनी में किया गया था दोस्तों। उसके सिक्कों पर शिव और स्कंद और विष्णु आदि देवताओं की आकृतियां उत्कीर्ण थी दोस्तों। वह संभवतः रुद्रदामन द्वारा पराजित हुआ था और मालवा शासकों के हाथ में चला गया दोस्तों। देखिए कनिष्क कुल का अंतिम महान सम्राट वासुदेव था दोस्तों। कनिष्क के दरबार में संरक्षण प्राप्त विद्वान देखिए। कनिष्क के दरबार में संरक्षण प्राप्त विद्वान अश्वघोष देखिए दोस्तों। वह चतुर्थ बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष था। और उच्च कोटि का साहित्यकार था। बुद्ध चरित्र तथा सूत्रालंकार उनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी दोस्तों। नागार्जुन देखिए। नागार्जुन वह दार्शनिक और वैज्ञानिक था दोस्तों। उसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। उन्होंने अपने ग्रंथ माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत को प्रतिपादन किया। वसुमित्र देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ महाविभाष्य शास्त्र
की रचना की थी, जो बौद्ध जातकों पर टीका है। इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। आयुर्वेद, अच्छा चरक देखिए, आयुर्वेद के आचार्य यानी कनिष्क के राजवैद्य हुआ करते थे दोस्तों। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, इस काल में अधिकतर छोटे छोटे राज्य थे। यद्यपि उत्तर में कुषाण, दक्षिण में सातवाहनों ने काफी विस्तृत प्रदेशों पर राज किया, किंतु ना तो सातवाहन ना ही कुषाणों राजनीतिक संगठन में वह केंद्रीकरण था, जो मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषता थी दोस्तों। मौर्यों के काल में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए राजतंत्र और दैवीय तत्वों को समाविष्ट करने की प्रवृत्ति अपनाई गई। चीनी शासकों के अनुरूप कुषाण राजाओं ने मृत राजाओं की मूर्तियां स्थापित करने के लिए मंदिर बनवाने की प्रथा और देवकुल आरंभ की दोस्तों। चीनी शासकों के अनुरूप कुषाण राजाओं ने देवपुत्र जैसी उपाधियां धारण की। मूर्ति पूजा का आरंभ कुषाण काल से ही माना जाता है। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को पहली शताब्दी में ईसा पूर्व में करमुक्त भूमि प्रदान करने की प्रथा प्रारंभ की। तो नाना घाट अभिलेख में भूमि दान की प्रथम अभिलेख प्रमाण मिलता है दोस्तों। कुषाणों ने राज्य शासन में छत्रप प्रणाली चलाई और शासकों एवं पार्थियन ने दो अनुवांशिक राजाओं को संयुक्त शासन की परिपाटी चलाई दोस्तों। प्रशासन की व्यवस्था के लिए सातवाहन साम्राज्य के अनेक विभागों में बांटा गया था, जिन्हें आहार कहा जाता था। प्रत्येक आहार में अमात्य और अधीन होते थे। तो देखिए, सातवाहन काल में पदाधिकारियों को भंडारिक यानी कोषाध्यक्ष, रज्जुक राजस्व विभाग का प्रमुख होता था, पनीय घरक दोस्तों जलापूर्ति अधिकारी, वारमान तक दोस्तों भवन निर्माण अधिकारी, सेनापति आदि होते थे। आहार के नीचे ग्राम होता था। प्रत्येक ग्राम का अध्यक्ष ग्रामिक होता था और ग्राम प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता था दोस्तों। कुषाण लेखकों से पहली बार दंडनायक और महादंडनायक जैसे पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। कुषाणों ने प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली प्रारंभ की थी। आर्थिक व्यवस्था देखिए दोस्तों, मुद्राएं देखिए, सोने की सिक्का निष्क और स्वर्ण था दोस्तों। चांदी के सिक्का को सतनाम कहते थे, तांबे के सिक्कों को काकनी कहते थे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चार धातुओं से सोना, चांदी, तांबा और शीशे से कसारपन नामक सिक्का बनता था दोस्तों। हिंद यमन शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए। उनके सिक्के पर द्विभाषिक लेख होते थे, एक तरफ यूनानी भाषा, दूसरी तरफ यूनानी लिपि में तथा दूसरी तरफ प्राकृतिक भाषा और खरोष्टी लिपि होती थी दोस्तों। कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे दोस्तों। सातवाहनों ने शीशे के अतिरिक्त चांदी, तांबा और पोटीन यानी तांबा, जिंक और सीसा और मिश्र धातु आदि के भी सिक्के चलवाए थे दोस्तों। वाणिज्य एवं व्यापार देखिए, आर्थिक रूप से इस काल में उज्ज्वल पक्ष वाणिज्य व्यापार की प्रगति था दोस्तों। देखिए, इस काल में भारत का मध्य एशिया और पश्चात विश्व के साथ घनिष्ठ व्यापार शुरू हो गया था। व्यापार की उन्नति के कारण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नए वर्गों का उदय हुआ। इस समय व्यापार मुख्यतः अरब सागर के तटवर्ती बंदरगाहों पर होता था। इस काल में बारबेरिकस यानी सिंधु के मुहाने पर, अरिकामेडु यानी पूर्वी तट पर, बेरागाज या भरोच पश्चिमी तट पर दोस्तों आदि महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। कुषाणों ने चीन से ईरान तथा पश्चिम एशिया तक जाने वाले रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर रखा था। रेशम मार्ग आय का बहुत बड़ा स्रोत था दोस्तों। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानी नाविक ने अपनी पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी नामक पुस्तकों में भारत द्वारा रोम को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का विवरण किया दोस्तों। रोम को निर्यात प्रमुख वस्तुएं मसाले, काली मिर्च, मलमल आदि, हाथी के दांत दोस्तों, और वस्तुएं इत्र और चंदन, कछुए की खोपड़ी और केसर और जाटा मासी दोस्तों, हीरा, रत्न और तोता सिर, चीता आदि थी दोस्तों। रोम से आयातित वस्तुएं देखिए, शराब के दो हत्थे वाला कलश, शराब, सोना, चांदी के सिक्के और पुखराज, टीन और तांबा और शीशा होता था दोस्तों।
नेक्स्ट देखिए, देखिए पश्चिमी पश्चिम के लोगों को भारतीय भारतीय काली मिर्च यानी गोल मिर्च इतनी प्रिय थी कि संस्कृत में काली मिर्च का नाम ही यमन प्रिय पड़ गया दोस्तों। काली मिर्च का पश्चिमी पश्चिमी संस्कृति में इसका नाम क्या पड़ गया दोस्तों? संस्कृत में काली मिर्च का नाम ही संस्कृत में दोस्तों यमन प्रिय पड़ गया। ईसा की पहली सदी में हिप्पालस नामक ग्रीक नाविक ने अरब सागर में चलने वाले मानसून हवाओं को जानकारी दोस्तों। शिल्प एवं उद्योग देखिए, व्यापार एवं विनिमय में मुद्राओं का प्रयोग मौर्योत्तर युग की सबसे बड़ी देन है दोस्तों। इस काल का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था दोस्तों। सातग्नि नामक वस्त्र के लिए मथुरा वृक्ष के रेशमों से बने वस्त्र के लिए मगध जो है मलमल के लिए, और बंग और पुंड क्षेत्र मसालों के लिए दक्षिण भारत में प्रसिद्ध था दोस्तों। व्यापारिक प्रगति के कारण शिल्पकारों ने शिल्प श्रेणियों को संगठित किया। श्रेणियों के पास अपना सैन्य बल होता था दोस्तों। निगम का प्रधान श्रेष्ठ होता था और श्रेणी का प्रधान प्रमुख होता था दोस्तों। कौन था? प्रमुख होता था। अब पुंग का प्रधान ज्येष्ठक होता था। श्रेष्ठियों के उत्तर भारत में सेठ और दक्षिण भारत में सेठी चटियार कहा जाता था दोस्तों। सामाजिक व्यवस्था देखिए, मौर्योत्तर काल में परंपरागत चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मौजूद थे, किंतु शिल्प और वाणिज्य में उन्नति का फायदा शूद्रों को मिला दोस्तों। बड़ी संख्या में विदेशियों का समाज में आगमन हुआ और उन्हें आत्मसात किया। इसी क्रम में विदेशियों को व्रात्य क्षत्रिय का दर्जा दिया गया दोस्तों। मौर्योत्तर काल में ही शैव धर्म का अंतर्गत पशुपत संप्रदाय का विकास हुआ, जिसके प्रवर्तक लकुलिश को माना जाता है। इस काल में भागवत धर्म का विकास हुआ, जो वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा है। कृष्ण के उपासक भागवत कला है दोस्तों। विभिन्न धर्मों में लचीला रुख अपनाते हुए विदेशियों को शामिल करने का प्रयास किया। यूनानी, शक और पार्थियन और कुषाण सभी भारत में अपनी अपनी पहचान अंततः खो बैठे। वे समाज के क्षत्रिय वर्ग के समाहित हो गए। देखिए, सातवाहन शासकों के नाम का मातृप्रधान होना स्त्रियों की अच्छी दशा को दर्शाता है। स्त्रियां धार्मिक कार्यों में पति के साथ भाग लेती थी। कभी कभी वे शासन कार्यों में भी भाग लेती थी। धार्मिक व्यवस्था देखिए, भक्ति का विकास इस काल में धर्म की प्रमुख विशेषता थी। बाद में भक्ति के साथ अवतारवाद का परिकल्पना भी जुड़ गया, जो अवतारवाद के साथ साथ मूर्ति पूजा भी की जाने लगी दोस्तों। देखिए, इस काल में कई विदेशी शासक विष्णु के उपासक बन गए। आर्य देवताओं के समांतर गैर आर्य देवता भी स्थापित हो गए, जैसे गणेश, कार्तिकेय, मातृदेवी, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, सर्प पूजा आदि दोस्तों। मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म और उसकी महायान शाखा का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ दोस्तों। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा आरंभ हुई है। इसका प्रचलन ब्राह्मण समुदाय में हुआ था दोस्तों। संभवतः भारत में सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियां की पूजा की गई महायान शाखा में दोस्तों। संभवतः भारत में सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियों का पूजा महायान शाखा में की गई। और कला एवं संस्कृति देखिए, मौर्योत्तर काल में कला के आधार पर बौद्ध धर्म ही रहा दोस्तों। मौर्योत्तर काल में कला के आधार पर मुख्यतः बौद्ध धर्म ही रहा। कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, एक गंधार कला और मथुरा कला दोस्तों। गंधार कला देखिए, ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी में मध्य उत्तर पश्चिम में गंधार में कला की एक शैली विकास हुई, जिसे गंधार शैली कहते हैं दोस्तों। शैली को इंडो ग्रीक शैली भी तथा ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ था दोस्तों। गंधार कला के अंतर्गत मूर्तियों के शरीर की आकृति को सर्वथा यथा दिखाने का प्रयत्न किया गया था। इस कला के विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई थी, किंतु निर्माण का ढंग यूनानी था दोस्तों। गंधार मूर्तिकला शैली में बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो की समान बनाए गए हैं, और गंधार कला शैली में उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला से थी दोस्तों। गंधार कला के अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा
वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया दोस्तों। मथुरा कला देखिए, मौर्योत्तर काल में विकसित हुई मथुरा शैली मौर्योत्तर के विभिन्न देसी परंपराओं पर सम्मिश्रण से इस कला को जन्म दिया था दोस्तों, जिसमें बुद्ध की विलक्षण प्रतिमाएं बनी है, परंतु इस जगह की ख्याति कनिष्क के सिरविहीन खड़ी मूर्ति को लेकर है दोस्तों। जैन धर्मानियों ने मथुरा में मथुरा मूर्तिकला की शैली को प्रश्रय दिया, जहां शिल्पवासियों ने महावीर की एक मूर्ति बनवाई थी। इस शैली में मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। कुषाण शासकों के द्वारा भी इसका संरक्षण किया गया था। इस कला में इसका विकास हुआ। देखिए, मथुरा कला के अंतर्गत बुद्ध के धर्म चक्र, परिवर्तन मुद्रा, अभय मुद्रा और ध्यान मुद्रा, भूस्पर्श मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण हुआ है दोस्तों। मथुरा कला का भरहुत और सांची की कलाओं के साथ निकट संबंध था दोस्तों। गंधार कला में मथुरा कला में अंतर देखिए दोस्तों। गंधार कला, मथुरा कला दोस्तों, गहरे नीले और काले पत्थर का प्रयोग होता था। गंधार कला दोस्तों गहरे नीले और काले पत्थर, और मथुरा कला में लाल पत्थर का प्रयोग होता था। संरक्षक शक और कुषाण था दोस्तों, इसका संरक्षक कुषाण था। यथार्थवादी था, ये आदर्शवादी था दोस्तों। मथुरा कला कैसा था? आदर्शवादी। और गंधार कला यथार्थवादी था। मुख्यतः बौद्ध की मूर्तियां थी इसमें। मथुरा कला दोस्तों बौद्ध था, जैन था, ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियां थी दोस्तों। नोट, इसी समय सातवाहन एवं इक्ष्वाकु शासकों के संरक्षण में पूर्वी ढक्कन में कृष्णा एवं गोदावरी की निचली घाटी में अमरावती कला का विकास हुआ। इसके प्रमुख केंद्र नागार्जुन कोंडा, अमरावती और जेगई पेड़ आदि थे दोस्तों। मौर्यकालीन साहित्य देखिए, इस काल में साहित्य रचना संस्कृत भाषा प्रचलन अधिक था दोस्तों। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, जो उनके पूर्ववर्ती व्याकरणाचार्य पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी से की टीका है दोस्तों। और सबसे प्रसिद्ध स्मृति मनुस्मृति ईसा पूर्व 2वीं सदी में लिखी गई थी। अश्वघोष रचित सौंदरानंद बुद्ध के सतोले भाई आनंद के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने की प्रसंग पर आधारित है दोस्तों। अश्वघोष के नाटकों से कुछ भाग मध्य एशिया के एक बिहार से प्राप्त हुआ है। रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख संस्कृत काव्य का अनूठा उदाहरण है दोस्तों। कुषाण साम्राज्य में सुई बिहार के अभिलेख भी संस्कृत का प्रयोग हुआ है दोस्तों। कुषाण साम्राज्य के सुई बिहार के अभिलेख में भी संस्कृत का प्रयोग हुआ है। मौर्योत्तर साहित्य देखिए, रचनाएं और रचनाकार देखिए। गाथा सप्तशती दोस्तों हाल रचनाकार थे दोस्तों। कौन थे? हाल। गाथा सप्तशती के महाभाष्य के पतंजलि थे, महाभाष्य पतंजलि। चरक संहिता चरक थे दोस्तों। और नाट्य शास्त्र दोस्तों भरत मुनि थे, नाट्य शास्त्र भरत मुनि। और मलिनपनो नागसेन, मलिनपनो के रचनाकार कौन है? नागसेन है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। कामसूत्र के रचनाकार कौन है दोस्तों? वात्स्यायन है। कामसूत्र वात्स्यायन है। सौंदरानंद बुद्ध चरित अश्वघोष। सौंदरानंद बुद्ध चरित कौन है? अश्वघोष। स्वप्नवास दत्ता दोस्तों भास है। और चारू दत्ता दोस्तों भास है। उरुदंग दोस्तों, उरुदंग कौन है? भास है दोस्तों। चलिए आज का वीडियो यही समाप्त होता है दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बार बार इस वीडियो को रिवीजन कीजिए दोस्तों।